हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है उत्तराखंड रोजगार क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हैं कि यूके ट्रिपल एससी में पाई गई अनियमितताओं को ध्यान में रखकर सरकार द्वारा जो 23 विज्ञप्तियों थी उनको लोक सेवा आयोग को स्थानांतरित कर दिया गया था, जिससे लोक सेवा आयोग द्वारा पहले तो पुलिस कांस्टेबल, उसके बाद पटवारी लेखपाल और तत्पश्चात वन आरक्षी या फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है और आगे भी कई प्रकार के विज्ञापन और जारी होंगे। इसी क्रम में उत्तराखंड में होने वाली जो सरकारी भर्तियां हैं को ध्यान में रखकर उत्तराखंड के युवाओं हेतु स्टडी मटेरियल इसी क्रम में हम उत्तराखंड में होने वाली जो सरकारी भर्तियां हैं को ध्यान में रखकर उत्तराखंड के युवाओं हेतु स्टडी मटेरियल लाए हैं, जिसे पढ़कर उत्तराखंड के अधिक से अधिक जो युवा हैं वो भर्ती परीक्षाओं में सफलता अर्जित कर सके। इसी उद्देश्य के साथ हमने इस चैनल की भी शुरुआत की थी और इसी क्रम में ये हमारा एक छोटा सा प्रयास है। आओ चलते हैं आज के अंक में। तो पहला सवाल है, अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम बनता है। ये जो क्वेश्चन है ये कई बार पेपरों में अलग अलग तरीके से पूछा गया है, कभी अलकनंदा नदी को लेकर, कभी भागीरथी नदी को लेकर। और ये जो क्वेश्चन भी आ रखा है ये उत्तराखंड हाई कोर्ट के पेपर में 2015 में इस सवाल को पूछा गया था कि जो अलकनंदा नदी है और जो भागीरथी नदी है ये दोनों कहाँ पर मिलती है। क्या ये रुद्रप्रयाग में मिलती है, कर्णप्रयाग में मिलती है, या देवप्रयाग में मिलती है, या नंदप्रयाग में मिलती है। तो आपको भी पता होगा और नहीं भी पता होगा तो आपके जानकारी के लिए कि अलकनंदा और भागीरथी जो नदी है ये मिलती है देवप्रयाग में मिलती है। और जब ये दोनों मिलती है तो देवप्रयाग में मिलने पर आगे चलकर ये गंगा के नाम से जानी जाती है, यानी देवप्रयाग से ही गंगा की शुरुआत होती है। और अगर पीछे की तरफ जाए तो देवप्रयाग से पीछे एक तरफ से अलकनंदा आ रही है और दूसरी तरफ भागीरथी आ रही है, और जब ये दोनों मिलेगी तो तब ये देवप्रयाग में गंगा बनेगी। जो अलकनंदा नदी है इसका जो उद्गम है ये निकलती है उत्तराखंड में बद्रीनाथ के ऊपर सतोपंथ ग्लेशियर से। बद्रीनाथ के ऊपर एक जगह है सतोपंथ ग्लेशियर, वहाँ से ये अलकनंदा नदी बहते हुए देवप्रयाग आती है। जबकि जो भागीरथी नदी है वो गंगोत्री के गोमुख नामक स्थान से निकलती है और दोनों के मिलने के पश्चात जब ये देवप्रयाग में मिलती है तो गंगा के नाम से जानी जाती है। देवप्रयाग जो शहर है ये मंदिरों एवं नदी घाटी के लिए प्रसिद्ध है और कहा जाता है कि देवप्रयाग में ही भगवान विष्णु ने राजा बलि को 3 पगधरती दान में मांगी थी। कि देवप्रयाग ही वो स्थान है कि जहाँ भगवान विष्णु ने, जिन्होंने 52 अवतार धारण किया था और राजा बलि से कहा था कि मुझे 3 पगधरती दे दो, वो स्थान देवप्रयाग ही है, ऐसा माना जाता है। यहाँ पर 2 कुंड है और दोनों ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से और ये कई बार पूछे गए हैं। पहला है ब्रह्म कुंड और दूसरा है वशिष्ठ कुंड। तो कई बार पेपरों में ये भी आता है कि ब्रह्म कुंड कहाँ है और वशिष्ठ कुंड कहाँ है। तो ये जो दोनों कुंड हैं ये आपके देवप्रयाग में, जो ब्रह्म कुंड है ये भागीरथी की ओर है, जबकि वशिष्ठ कुंड है अलकनंदा नदी की ओर। और यहीं पर जो रघुनाथ जी का मंदिर है उसको जो मुख्य मंदिर है, प्रधान मंदिर है, उसी को आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा जीर्णोद्धार कराया था। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट आपके लिए जानने के लिए ये पॉइंट है कि रघुनाथ जी का जो मंदिर है वो कहाँ है पेपर के हिसाब से। तो वो पेपर को ध्यान में रखकर ये कई बार पूछा गया है कि रघुनाथ जी का मंदिर कहाँ है, तो रघुनाथ जी का मंदिर भी आपके देवप्रयाग में है। ठीक है। सतयुग में जो देव सरमान नामक ऋषि थे, सतयुग में ऐसा माना जाता है कि देव सरमान नामक ऋषि थे, उन्होंने यहाँ पर तप किया था। यहाँ पे उन्होंने तपस्या की थी इस स्थान पर, जिससे इस क्षेत्र का नाम देवप्रयाग पड़ा था। यानी सतयुग में जो ऋषि थे देव शर्मा, उन्होंने यहाँ तप किया था, जिसके तप करने के कारण ही इस स्थान का नाम देवप्रयाग पड़ा। और 5 प्रयागों में जो ये 5 प्रयाग हैं आपके देवप्रयाग,
रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग और विष्णुप्रयाग, इन पांचों प्रयागों में जो सर्वाधिक धार्मिक महत्व वाला है, यानी सबसे अधिक इन 5 प्रयागों में किसी का धार्मिक महत्व है या धर्म से संबंधित महत्व है, तो वो आपके देवप्रयाग है। तो इसके जो फैक्ट है, मुख्य फैक्ट तो ये है कि ये दोनों जो नदियाँ हैं ये क्या संगम बनता है, तो ये संगम बनता है आपके का जो ये संगम है, इसमें जो पेपर के हिसाब से या पेपर में आने वाले जो फैक्ट हैं या जो पूछे गए हैं कई बार, तो एक तो ये है कि अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम बनता है, तो ये आपके देवप्रयाग में अलकनंदा व भागीरथी नदी का संगम बनता है। ठीक है। दूसरा जो पॉइंट है इसमें यह है कि जो अलकनंदा और भागीरथी नदी है इनका उद्गम कहाँ का है, तो जो अलकनंदा नदी है, तो ये जो अलकनंदा नदी है ये तो आपके सतोपंथ ये बद्रीनाथ के ऊपर एक जगह है समोतोपंथ हिमानी ग्लेशियर, वहाँ से निकलती है। और जो ये भागीरथी नदी है ये गंगोत्री के गोमुख नामक स्थान से इसका उद्गम होता है। कई बार पेपरों में पूछा गया है कि अलकनंदा नदी कहाँ से निकलती है, तो अलकनंदा का जो उद्गम है बद्रीनाथ के ऊपर सतोपंथ ग्लेशियर है, और दूसरा भागीरथी जो नदी है वो गोमुख नामक स्थान से निकलती है। और जब ये दोनों नदियाँ मिल जाती हैं तो देवप्रयाग में गंगा के नाम से जानी जाती है। ठीक है। इसके बाद इसमें जो दूसरा फैक्ट है वो ये है कि रघुनाथ जी का मंदिर कहाँ है, तो रघुनाथ जी का जो मंदिर है वो देवप्रयाग में ही है। तो जो दूसरा फैक्ट है आपके लिए रघुनाथ मंदिर, ये पेपरों में पूछा गया है कि रघुनाथ जी का मंदिर कहाँ है, तो रघुनाथ जी का जो मंदिर है वो आपके देवप्रयाग में है। तीसरा जो पेपर में पूछा गया है वो है ब्रह्मकुंड और वशिष्ठ कुंड कहाँ है, तो जो यहाँ पे 2 कुंड है इसी संगम के में, ये एक है ब्रह्मकुंड और दूसरा है वशिष्ठ कुंड। तो कई बार पेपरों में पूछा गया है कि ब्रह्मकुंड कहाँ स्थित है या वशिष्ठ कुंड कहाँ पर है, तो ये है आपके देवप्रयाग में, देवप्रयाग में। ठीक है। और ये है कि 5 प्रयागों में, अगर जो 5 प्रयाग देखें तो उन 5 प्रयागों में सबसे अधिक धार्मिक महत्व का कोई है तो वो ये तो वो देवप्रयाग है। तो इसके बारे में जो मुख्य तथ्य है जो पेपरों में पूछे गए हैं या जो मुझे जा सकते हैं वो सभी है ये है। बाकी इसके अलावा भी और सवाल बन सकते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण यही थे जो हमने आपको बता दिए हैं। चलो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है, उत्तराखंड में आईटी पार्क स्थित है। ये जो सवाल है ये भी आपके समूह के पेपर में पूछा गया है, और ये जब प्रावधिक शिक्षा परिषद अवतर कराता था उस समय ये पेपर 2011 या 12 में ही पूछा गया है। तो इसका आंसर ये होगा कि उत्तराखंड में आईटी पार्क स्थित है, यानी आईटी पार्क मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पार्क जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो जो आईटी पार्क स्थित है वो आपके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो ये पार्क है, ये मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ये पार्क है, ये कहाँ स्थित है, तो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पार्क आपके देहरादून में है। ये पेपर में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन, उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कब पड़ा है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और चाहे आपके पुलिस कांस्टेबल का हो या पटवारी का हो या कोई भी इसके बाद आने वाले कोई भी पेपर हो उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है कि जो उत्तरांचल नाम था पहले पड़ा, जब ये बना था 9 नवंबर 2000 को, तो इसका नाम उत्तराखंड कब पड़ा था। 26 जनवरी 2007 को पड़ा था, या 16 अगस्त 2006 को पड़ा था, या 9 नवंबर 2007 को पड़ा था, 9 नवंबर 2007 को, या 1 जनवरी 2007 को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जिसका आंसर डी है कि 1 जनवरी, इसका आंसर ये डी है कि 1 जनवरी 2007 1 जनवरी 2007 को उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड पड़ा था। राज्य के निवासियों की जो आकांक्षाएं थी
नाम को प्रति लेकर उसे ध्यान में रखकर सरकार द्वारा इसका नाम परिवर्तित किया गया था और उसका नाम परिवर्तित करके इसका नाम उत्तराखंड रखा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि या इसको इस तरीके से भी पूछ सकता है एग्जामिनर कि उत्तराखंड से पहले उत्तरांचल नाम कब से कब तक था। तो ये 9 नवंबर 2000 से लेके आपका 31 दिसंबर 2006 तक ये नाम उत्तरांचल था। तो कई तरीके से घुमा कर दे सकता है, लेकिन एट द एंड ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये जो सवाल है ये कई बार पेपरों में पूछा गया है, समूहों के पेपरों में भी पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला है 14 क्वेश्चन, उत्तराखंड में मायावती आश्रम स्थित है। उत्तराखंड में जो मायावती आश्रम है वो कहाँ पर स्थित है? आपके देहरादून में है या आपके हरिद्वार में है या लोहाघाट के समीप है या इनमें से कोई नहीं। तो अगर इस सवाल को हम देखें तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ये बहुत अधिक बार पेपर में पूछा गया और पहले तो लगभग जब उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद इस पेपर को कराता था तो उस समय तो लगभग हर पेपरों में ये घूम फिर के आता ही था कि मायावती का जो आश्रम है ये कहाँ है। तो ये मायावती का जो आश्रम है ये आपके लोहाघाट के समीप स्थित है। और ये लोहाघाट कहाँ है? तो ये लोहाघाट आपके चमोली जनपद में स्थित है। लोहाघाट आपके चमोली जनपद में स्थित है। तो इसका सी आंसर सही है। तो आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि मायावती आश्रम और लोहाघाट का है आपके चंपावत में। आगे बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन है, टिंचरी माई का वास्तविक नाम क्या था? टिंचरी माई जो है उनका असली नाम क्या था? गीता देवी था, ठुमली देवी था या दीपा देवी था या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी पेपरों में कई बार पूछा गया है और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों में ये शुमार होता है कि टिंचरी माई का असली नाम क्या था। तो टिंचरी माई जो थी इनका जो असली नाम था वो था दीपा देवी। का जो असली नाम था वो दीपा देवी था। इसका सी आंसर, तो इसका जो सी आंसर है वो तो इसका सी आंसर है टिंचरी माई का असली नाम दीपा देवी था। अगर आप किताबों को देखें तो अधिकांश किताबों में टिंचरी माई के सामने ठुमली देवी लिखा हुआ है कि टिंचरी माई को ठुमली देवी के नाम से जाना जाता है। ये सही है कि टिंचरी माई का ठुमली देवी के नाम से भी जाना जाता था, लेकिन अगर उनके असली नाम की बात की जाए तो उनका असली नाम दीपा देवी था और उनका एक नाम ठुमली देवी था। ठुमली देवी था, इसलिए अगर पेपर में अगर ठुमली देवी और दीपा देवी दोनों साथ आए तो दीपा देवी ही उसका सही आंसर होगा, ठुमली देवी नहीं। थोड़ा और जानते हैं टिंचरी माई के बारे में, कौन थी, क्या थी और क्यों ये प्रसिद्ध हुई। तो जो ये टिंचरी माई थी ये गढ़वाल में शराब विरोधी आंदोलन और शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने जो उत्कृष्ट कार्य किए उसके लिए ये प्रसिद्ध हुई थी। एक तो इन्होंने गढ़वाल में शराब विरोधी अपने आंदोलन चलाई थी और शिक्षा के क्षेत्र में खासकर बालिकाओं की जो शिक्षा थी इन्होंने बहुत काम किया था। जहाँ तक जन्म की बात है तो टिंचरी माई का जो जन्म हुआ था वो ग्राम मंजूर और ये पड़ता है तहसील थलीसैंण में। तहसील के मंजूर नामक ग्राम में हुआ था और जो इनकी शादी हुई थी वो गवानी गांव जो कि पोखड़ा ब्लॉक में पड़ता है और ये दोनों ही पौड़ी गढ़वाल में पड़ते हैं कि वहीं के पौड़ी गढ़वाल के हवलदार गणेश राम नवानी से इनकी शादी हुई थी। और जो ये नवानी जी थे ये दूसरा विश्व युद्ध में शहीद हो गए थे, मारे गए थे। परिवार से विरक्त होने पर जब ये परिवार से अलग हो गई थी तो ये जोगिन बन गई थी, मगर सामाजिक कार्यों में अपने योगदान के लिए ये सारे गढ़वाल में प्रसिद्ध हुई। जब के पति की मौत हो गई थी तो ये परिवार से अलग हो गई थी और अलग होने के बाद ये जोगी बन गई थी
लेकिन सामाजिक कार्यों में इनका विशेष रुझान था और इसी रुझान के कारण इन्होंने कई महत्वपूर्ण कार्य किए, जिसके कारण ये पूरी गढ़वाल में फेमस भी हुई थी। ठीक है, इन्हें इच्छागिरी माई के रूप में भी प्रसिद्धि प्राप्त हुई। इन्हें इच्छागिरी माई भी कहा जाता था, मतलब ठंगुली देवी भी कहते थे, इच्छागिरी माई भी कहा जाता था, और दीपा देवी तो उनका स्वयं का अपना नाम था। इन्होंने सामाजिक कुरीतियाँ, जो समाज में जो कुरीतियाँ हैं तथा धार्मिक अंधविश्वास, धर्म संबंधी जो अंधविश्वास था, डट का मुकाबला किया था। गढ़वाल में 50-60 के दशक में आयुर्वेद दवाइयों के नाम पर बिकने वाली शराब टिंचरी की दुकानों को बंद कराने में, आयुर्वेद दवाइयों के नाम पर एक शराब बिकती थी जिसका नाम था टिंचरी, वो बंद कराने में इन्होंने विशेष योगदान दिया। और बालिकाओं की शिक्षा में भी इन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किया है, और इन्हीं सब उत्कृष्ट कार्यों के कारण ही टिंचरी माई सारे गढ़वाल में फेमस हुई थी। गर्भभंजक, छठवां क्वेश्चन है, गर्भभंजक किसे कहा जाता है? यह गर्भभंजक किसका उपनाम है? मौला राम का है, नैन सिंह रावत का है, माधो सिंह भंडारी का है, या इनमें से कोई नहीं? तो गर्भभंजक भी कई बार अलग अलग पेपरों में पूछा गया है और अलग अलग तरीके से घुमा फिरा के। तो जो ये आपके गर्भभंजक है, ये कहा जाता है माधो सिंह भंडारी को। अतः इसका सी आंसर सही है कि माधो सिंह भंडारी का उपनाम गर्भभंजक भी है। माधो सिंह भंडारी 17वीं सदी में, कौन सी सदी में? 17वीं सदी में, ये ध्यान रखना आप। गढ़वाल के राजा महीपति शाह के प्रमुख सेनापति, गढ़वाल के राजा कौन थे? महीपति शाह। पति जो शाह थे उनके सेनापति थे। 17वीं सदी में जो गढ़वाल में राजा थे महीपति शाह, उनके सेनापति थे माधो सिंह भंडारी, जिनकी अगर बहादुरी की बात की जाए, त्याग की बात की जाए और उदारता की बात की जाए, तो इसके लिए पूरे गढ़वाल में प्रसिद्ध थे। इतिहास में माधो सिंह भंडारी को गर्भभंजक के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त हुई। माधो सिंह ने कई युद्धों में विजय पाई। इन्होंने कई युद्ध लड़े थे, चूँकि सेनापति थे तो उनको जाना पड़ता था, और इन्होंने कई युद्धों में विजय भी प्राप्त की थी, जिसमें से 1635 में तिब्बत की सेना से हुआ युद्ध प्रमुख है। तो 1635 में किससे हुआ? तिब्बत की सेना से जो ये युद्ध हुआ था, ये सबसे प्रमुख था माधो सिंह भंडारी के जीवन का। वैसे तो इन्होंने कई युद्ध लड़े थे और कईयों में इन्होंने विजय प्राप्त की थी, लेकिन अगर ऐतिहासिक तौर पर देखें तो जो ये 1635 में तिब्बत की सेना से युद्ध हुआ था, ये सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है इनके जीवन का। टेरी गढ़वाल के जनपद मलेथा गांव में एक पहाड़ी के अंदर से एक लंबी नहर या घूल बनाकर उन्होंने इस क्षेत्र की भूमि को उपजाऊ एवं लाभदायक बनाया था। इनके जो उत्कृष्ट कार्यों में या सर्वश्रेष्ठ कार्यों में आता है कि मलेथा गांव में एक पहाड़ी के अंदर से, एक पहाड़ी है वहाँ पे, उसके अंदर से इन्होंने नहर बनाई थी, जिससे वहाँ पानी आया और उस पानी से वहाँ क्षेत्र की भूमि उपजाऊ हुई और लाभदायक, और उसमें कई प्रकार के अन्य काम भी हुए, पीने का पानी भी आया। तो ये थे हमारे गर्भभंजक।
माधव सिंह भंडारी। और इनमें 2-3 फैक्ट है जो आपको याद रखने हैं। एक तो 17वीं शताब्दी में कि इसका क्रम आ सकता है कि ये किस टाइम थे, तो ये 17वीं सदी में थे। ये भी पूछा जा सकता है इसमें कि उस समय में गढ़वाल का राजा कौन था। महीपति शाह थे गढ़वाल के राजा, और उसके क्या थे, ये सेनापति थे। तो सेनापति होने के नाते इन्होंने कई बार युद्ध में गए और कई बार इन्होंने युद्ध में विजय प्राप्त की थी। युद्ध की भी अगर बात की जाए तो युद्ध में भी जो सबसे प्रमुख था या इनके इतिहास का ऐतिहासिक जो समय था इनका, उसमें 1635 का जो तिब्बत की सेना के साथ इनका युद्ध हुआ था, वो सबसे प्रमुख है। और कार्यों में एक बार फिर वही कहूँगा मैं कि मलेथा में जो गांव था वहाँ में पहाड़ी को खोदकर इन्होंने एक नहर बनाई थी, जिससे उस एरिया की भूमि उपजाऊ हुई और उसमें हर प्रकार की फसल का होनी शुरू हुई थी। तो ये थे हमारे गढ़पंजक। आगे बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन है, गढ़ राजवंश नामक पुस्तक लिखी है। गढ़ राजवंश यानी गढ़वाल के जो राजा हैं उनके जो वंश है, किसके बाद कौन आया, फिर कौन आया, ये जो पुस्तक है ये किसने लिखी थी। हीरा लाल ने लिखी थी, नैन सिंह रावत ने लिखी थी, माधव सिंह भंडारी ने लिखी थी, या मौला राम ने। तो ये भी कई बार पूछा गया है, क्योंकि ये जिसने लिखी है वो बहुत इम्पोर्टेंट व्यक्तित्व है। तो अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि गढ़ राजवंश नामक जो पुस्तक लिखी थी वो मौला राम ने लिखी थी। तो इसका डी आंसर सही। तो इसका जो आंसर है वो डी सही है। ठीक है, मौला राम के बारे में थोड़ा और जानते हैं। कौन थे मौला राम, क्या थे। गढ़वाल के 4 राजा, इनका जो टाइम पीरियड था वैसे वो 1743 से 1833 तक था। यह अपडेट ध्यान रखिएगा कि 1743 से 1833 तक इनका टाइम पीरियड था। और गढ़वाल के 4 राजा आपके कौन कौन ये 4 राजा हैं। एक तो है ललित शाह, दूसरा है जयकीर्त शाह, तीसरे हैं प्रद्युमन शाह, ये काफ़ी महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध हुए थे, प्रद्युमन शाह और सुदर्शन शाह। और चौथा है सुदर्शन शाह, ये भी गढ़वाल के राजाओं में इनका भी काफ़ी नाम आता है। तो ये जो 4 राजा हैं, ललित शाह, जयकीर्त शाह, प्रद्युमन शाह और सुदर्शन शाह, इनके शासनकाल में मौला राम की जो ख्याति थी वो चित्रकार एवं कवि के रूप में थी। तो ये 4 हैं, इनके शासनकाल में जो मौला राम की जो छवि थी वो किसकी थी, चित्रकार एवं कवि की। तो ये भी पूछा जाता है कि मौला राम क्या थे। एक सवाल इस पे भी बनता और आ रखा है कि मौला राम क्या थे। तो ये कवि भी थे और ये मतलब कविताएं भी करते थे और चित्रकारी भी करते थे। ठीक है, उन्होंने गढ़ राजवंश नामक पुस्तक लिखी थी। गढ़वाल के जो राजा है उसका वंश किसके बाद कौन आया, फिर कौन आया, वो पुस्तक भी इन्होंने लिखी है। चित्रकारी जो इनकी होती थी या कविताएं होती थी वो राजा के पक्ष में ना होकर आम जन के पक्ष में होती थी। ये जो चित्रकारी भी करते थे या जो कविताएं भी करते थे वो राजा के फेवर में ना होकर एक आम गरीब लोगों के पक्ष में होती थी। और जिस कारण राजशाही थी उस समय की, इन्हें समय समय पर कठोर दंड भी दिए थे इसी चक्कर में, क्योंकि जो ये अपनी कविताएं करते थे या चित्रकारी भी करते थे और राजशाही के खिलाफ भी करते थे।
और एक आम आदमी का उसमें ज़्यादा फीवर दिखाया जाता था या होता था। मौला राम की चित्रों को प्रसिद्धि दिलाने में, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसका प्रमुख योगदान था? तो इसमें एक सवाल बनता है, तो वो थे बैरिस्टर मुकुंदी लाल। तो मौला राम को जो प्रसिद्धि दिलाई थी वो किसने दिलाई थी? तो दिलाने वाले जो थे व्यक्तित्व, उनका नाम था बैरिस्टर मुकुंदी लाल के कारण ही मौला राम फेमस हुए थे। विश्व की जो प्रसिद्ध आर्ट गैलरी थी बोस्टन म्यूजियम में इनके चित्र गढ़वाल पेंटिंग के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। तो ये करने वाले जो थे ये बैरिस्टर मुकुंदी लाल थे। ठीक है, तो इसमें जो मुख्य फैक्ट है वो यही है कि एक तो इनका जो टाइम पीरियड है जो आ सकता है तो यह है 1743 से 1833 तक। दूसरा, किन किन राजाओं के समय में ये रहे ये भी आ सकता है। तो वो राजा थे गढ़वाल के ललित शाह, जयकिर शाह, प्रद्युमन शाह, सुदर्शन शाह। और ये किस लिए फेमस थे? मतलब ये चित्रकार तो थे ही और कवि भी थे, ये भी पूछा गया कि चित्रकार और कवि थे। और चौथा, इससे मिलता हुआ इनको प्रसिद्धि किसने दिलाई थी या कौन थे जिन्होंने इनको प्रसिद्धि दिलाई थी? तो प्रसिद्धि दिलाने में जो बड़ा योगदान दिया था वो था बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने। ठीक है, तो बैरिस्टर मुकुंदी लाल के कारण ही मौला राम की बोस्टन म्यूजियम में जो पेंटिंग थी वो पब्लिश हो पाई और जो आगे चलकर गढ़वाल पेंटिंग्स के नाम पर जानी गई थी और प्रसिद्ध हुई थी। तो ये भी पूछा गया गढ़वाल पेंटिंग्स किसकी है, रचना है? तो गढ़वाल पेंटिंग्स जो रचना है वो हमारे मौला राम की है। 8वां है, डोला पाल की विरोधी आंदोलन के सूत्रधार थे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डोला पाल के आंदोलन। तो इसका विरोध जिसने आंदोलन किया था वो कौन थे? सुरदेव सुमन थे, जयनंद भारती थे, माधो सिंह भंडारी थे या मौला राम थे? तो इसका यह है कि जो डोला पाल के आंदोलन है, डोला जो पाल के आंदोलन है डोला पाल के आंदोलन विरोधी आंदोलन के सूत्रधार थे। तो ये थे आपके डोला पाल की जो आंदोलन थे इसके खिलाफ किसने आंदोलन किया था? तो वो करने वाले थे बी जयनंद भारती। तो जयनंद भारती ने ही डोला पाल के आंदोलन के विरुद्ध आंदोलन किया था। भारतीय जो समाज है अशिक्षा पिछड़ेपन के कारण अनेक कुप्रथाओं का शिकार है। यहाँ पहले से ही अशिक्षा बहुत ज़्यादा थी, फिर पिछड़ापन था, जिसके कारण कई कुप्रथाएं भारतीय समाज में समय समय पर रही है। इन कुप्रथाओं को समाप्त करने के लिए अनेक क्रांतिकारी समाज सुधारक के नेतृत्व में समाज सुधार आंदोलन चलते रहे। इन समाज सुधार आंदोलन के कारण ही हमारे समाज से सती प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा तथा छुआछूत जैसी कुप्रथाएं समाप्त हुई है। तो हमारे समाज में पहले से ही चाहे वो सती प्रथा की लड़ाई हो या बाल विवाह के बचपन में ही शादी कर देते थे, या सती प्रथा में कि जब आदमी मर जाता है तो उसकी पत्नी को आग में जला दिया जाता था, उसे सती होना पड़ता था। पर्दा प्रथा थी, पर्दे की व्यवस्था थी,
या छुआछूत थी। तो ऐसी जो कुप्रथाएं थी यह भारतीय समाज में पहले से ही रही है। उत्तराखंड में प्रचलित इस तरह की एक कुप्रथा थी डोला पाल के आंदोलन। मतलब ऐसी एक कुप्रथा थी डोला पाल के आंदोलन। डोला पाल की आंदोलन उत्तराखंड में प्रचलित इस कुप्रथा, जो ये प्रचलित थी कुप्रथा, इसके विरोधी जो सूत्रधार थे डोला पाल के आंदोलन के, वो थे जैनानंद भारती। ठीक है। सुप्रसिद्ध समाज सुधारक स्वामी सरदानंद के शिष्य जैनानंद भारती का जन्म। तो सवाल बनता है कि स्वामी जैनानंद जो भारती थे, इनके गुरु का नाम क्या था या ये किसके शिष्य थे? तो स्वामी सरदानंद के शिष्य थे। ठीक है। ये सरदा आ सकता है पेपर में। ये स्वामी सरदानंद के शिष्य थे या इनके गुरु थे ये। इनका जो जन्म हुआ था पौड़ी जिले के, इनका जो जन्म हुआ था वो था पौड़ी जिले के कहाँ पर? पौड़ी जिले के बीरोखाल के बीरोखाल ब्लॉक की पट्टी सावली में एक शिल्पकार परिवार में हुआ था। तो पौड़ी जिले के बीरोखाल जो ब्लॉक है उसकी पट्टी है सावली, वहाँ एक शिल्पकार के घर में हुआ था। और इनका जो जन्म हुआ है वो है 17 अक्टूबर 1881। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट डेट है कि जैनानंद जो भारती है इनका जन्म कब हुआ था? तो ये 17 अक्टूबर 1881 को जैनानंद भारती का जन्म हुआ था। इनके पिता गांव में शिल्प का कार्य करते थे। ठीक है। उन्होंने इस संबंध में जैनानंद भारती जी ने इस संबंध में गांधी डोला पाल के आंदोलन के संदर्भ में गांधी जी से मुलाकात करने का फैसला किया और उनसे दिल्ली में मिले। उस समय देश भर में सत्याग्रह चल रहा था। जब गांधी जी को जैनानंद से डोला पालकी की कुप्रथा के बारे में जानकारी मिली तो उन्होंने उत्तराखंड के कांग्रेसी नेताओं को सत्याग्रह बंद करने को कहा। गांधी जी का जो मानना था कि समाज में इतनी ज़्यादा सामाजिक विषमता हो, जिस समाज में इतनी ज़्यादा सामाजिक विषमता है उस समाज में सत्याग्रह से जैसा आंदोलन कैसे सफल हो सकता है? और बात सही भी है। परिणाम स्वरूप 23 फरवरी 1941 को लैंसडाउन में एक सर्वदलीय सभा का आयोजन किया गया, जिसमें लंबी बहस और तीखे विचार विमर्श के बाद लंबी बहस चली। इसमें 23 फरवरी 1941 को इस मुद्दे पर बहुत लंबी बहस चली और तीखे विचार विमर्श हुए के बाद डोला पालकी विरोधी आंदोलन में भागीदारी करने का निर्णय किया गया। सामाजिक विषमताओं के खिलाफ जीवन भर संघर्ष करने वाले जो जैनानंद भारती थे, ये 9 सितंबर 1952 में अपने पैतृक गांव में लंबी बीमारी के बाद इन्होंने अंतिम सांस ली। तो ये जो मरे थे, जो इनकी मौत हुई थी, या ये 9 सितंबर 1952 में बीमारी, काफ़ी लंबी बीमारी के बाद ये अपने गांव में इनका देहांत हो गया था। तो यह है जैनानंद भारती के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो पेपर की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है जैनानंद भारती। पहला तो यही बनता है इसमें कि डोला पाल के आंदोलन के सूत्रधार कौन थे? तो ये हमारे जैनानंद भारती थे। दूसरा इसमें पॉइंट बनता है कि इनके गुरु का नाम क्या था या ये किसके शिष्य थे? तो ये स्वामी सरदानंद के शिष्य थे। तीसरा जो पॉइंट बनता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 17 अक्टूबर 1881 को। ये डेट इम्पोर्टेंट है पेपर के हिसाब से। कई बार ऐसी डेटें भी पूछी जाती है कि किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति की वो डेट पूछ लेगा कि उसका जन्म कब हुआ था।
तो उसी हिसाब से जयनंद भारती की डेट भी इम्पोर्टेंट है कि 17 अक्टूबर 1881 को पौड़ी जिले के बीरोखाल ब्लॉक की पट्टी सावली में इनका जन्म हुआ था। और इन्होंने जब ये डोलापाल के आंदोलन के विरुद्ध ये अपना वो कर रहे थे, तो ये तब इन्होंने निश्चय किया था कि मैं गांधी जी से मिलता हूँ। और गांधी जी से मिलने के लिए ये दिल्ली गए। गांधी जी से ये मिले और इन्होंने ये बात बताई, अपनी बात बताई कि उत्तराखंड में इस प्रकार की कुप्रथा चल रही है। तो गांधी जी ने जो यहाँ सत्याग्रह चल रहा था उसको बंद करा दिया और यहाँ के नेताओं को बोला कि आप भी इस स्पर्धा में भाग लो, कुप्रथा के विरुद्ध भाग लो। और गांधी जी का ये मानना भी था कि जिस समाज में इतनी ज़्यादा सामाजिक विषमता है वहाँ पर सत्याग्रह करना तो बेवकूफ़ी ही है। और अंत में 9 सितंबर 1952 को लंबी गहरी सांस के बाद, लंबी बीमारी के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। थोड़ा और जानते हैं इनके बारे में। नागरिक सभ्यता के प्रति आकर्षित होकर व्यवस्था में मसूरी पहुंचे जयनंद भारती। वहाँ उनकी मुलाकात आर्य समाज से जुड़े कुछ लोगों से हुई थी। ठीक है, मसूरी में इनकी मुलाकात आर्य समाज से जुड़े कुछ लोगों से हुई थी, जहाँ उन्होंने स्वामी सदानंद का सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा। अंधविश्वास और सामाजिक कुप्रथाओं पर करारी चोट करने वाली इस पुस्तक ने जयनंद की आंखें खोल दी थी। आर्य समाज आंदोलन से स्वयं को जोड़ने की ललक लेकर जयनंद भारती हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी पहुंचे। ठीक है, वहां पहुंचकर उन्होंने स्वामी सदानंद से आर्य समाज की दीक्षा लेकर यज्ञोपवीत धारण किया और जयनंद आर्य पथिक के नाम से आर्य समाज के प्रचार में जुट गए। जयनंद आर्य पथिक के नाम से आर्य समाज के प्रचार में जुट गए। जयनंद ने गढ़वाल से छुआछूत की प्रथा को दूर करने का संकल्प लिया था। जयनंद भारती थे, उन्होंने यह था कि उन्होंने अपना एक उद्देश्य बना दिया था कि गढ़वाल से ये जो छुआछूत की प्रथा है इसको दूर करना है किसी भी प्रकार से। गढ़वाल के शिल्पकारों की स्थिति का अध्ययन करने के लिए कि क्या क्या स्थिति है गढ़वाल में जो शिल्पकार है के लिए उन्होंने अनेक गाँवों में भ्रमण किया। डोलापाली के आंदोलन के विरुद्ध आवाज़ उठाई। इस संबंध में शिल्पकार समाजों के ही कुछ वृद्धों ने उन्हें समझाने की चेष्टा की कि जब वो इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे, डोलापाल के आंदोलन के विरुद्ध आवाज़ उठा रहे थे, तो जो शिल्पकार समाज के लोग थे कि उन्होंने कहा था कि मत करो ये काम, ये ठीक नहीं है। और कुछ कांग्रेसी नेताओं ने भी उनको ये बात समझाई, लेकिन नहीं माने हुए और उन्होंने इस संबंध में गांधी जी से मुलाकात करने का फैसला किया और उनसे मिलने ये दिल्ली पहुंच गया। उस समय देश भर में सत्याग्रह चल रहा था। जब गांधी जी को जयनंद से डोलापाल की कुप्रथा के बारे में जानकारी मिली तो उन्होंने उत्तराखंड के कांग्रेसी नेताओं से सत्याग्रह बंद करने को कहा। और गांधी जी का ये मानना था कि जिस समाज में इतनी अधिक विषमता है वहाँ सत्याग्रह जैसा पवित्र और अनोखा जो आंदोलन है वो कैसे सफल हो सकता है। परिणाम स्वरूप उसका परिणाम यही हुआ कि 23 फरवरी 1941 को लैंसडाउन में एक सर्वदलीय सभा का आयोजन किया गया, जिसमें लंबी बहस और तीखे विचार विमर्श के बाद डोलापाल के आंदोलन के विरुद्ध आंदोलन में भाग करने का निर्णय लिया गया। ठीक है, सामाजिक विषमताओं के खिलाफ जीवन भर संघर्ष करने वाले जयनंद जो भारती थे, इन्होंने 9 सितंबर 1952 को पैतृक गांव में अपनी लंबी बीमारी के बाद हमें सामने। और अगर हम समाज को भी देखें अपने, तो समाज में भी हमारे भारतीय समाज में कई प्रकार की विफलताएं रही है। जैसे कि हो गई आपकी सती प्रथा हो गई, बाल विवाह हो गई, छोटे में ही शादी कर देते, पर्दा प्रथा हो गई, छुआछूत हो गई। ऐसे ही उत्तराखंड में उस समय डोलापाल की जो प्रथा थी, ये कुप्रथा थी, ये चल रही थी और इसके खिलाफ इन्होंने आवाज़ बुलंद की थी।
नौवां है पेशावर कांड के नायक थे। जो पेशावर कांड हुआ था इसके नायक कौन थे? श्रीदेव सुमन थे, खुशीराम माँ थे, बीरचंद सिंह गढ़वाली थे या मौला राम? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत बार पूछा गया अलग अलग पेपरों में। उत्तराखंड में होने वाले या हुए जो पेपर है। तो पेशावर कांड के नायक थे, तो पेशावर जो कांड के नायक थे ये भी चंद्र सिंह गढ़वाली, चंद्र सिंह गढ़वाली। पेशावर कांड के नायक कौन थे? ये बीरचंद सिंह गढ़वाली पेशावर कांड के नायक थे। सी बीरचंद सिंह गढ़वाली का जन्म हुआ था 25 दिसंबर 1891 को। तो ये डेट भी इम्पोर्टेंट है कि इनका जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था 25 दिसंबर 1891 को ग्राम रैणी सेरा, मासो, तहसील थलीसैंण, जिला पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। कहाँ हुआ था इनका? ग्राम रैणी सेरा। तो रैणी सेरा गांव में, और ये रैणी सेरा गांव कहाँ पड़ता है? गांव रैणी सेरा ये पड़ता है तहसील थलीसैंण, और जो कि पौड़ी गढ़वाल में है, वहाँ इनका जन्म हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई, मगर सेना में सेवा के दौरान विविध यात्राएं और स्वतंत्रता संग्राम में जेल यात्रा उनकी वास्तविक और व्यावहारिक शिक्षा बनी। बीरचंद सिंह गढ़वाली पहली बार जब महात्मा गांधी से मिले उस समय स्वाधीनता संग्राम और राष्ट्रीयता की भावना चरम पर थी। जिस समय वो पहली बार मिले थे उस समय क्या था? उस समय स्वाधीनता संग्राम और राष्ट्रीयता की भावना चरम पर थी, यानी कूट कूट कर भरी थी, अपने पीक पर थी। कहा जाता है कि नवंबर 1929 में जब वे अवकाश पर घर जा रहे थे बीरचंद सिंह गढ़वाली, तो उन्हें पता लगा कि गांधी जी बागेश्वर आ रहे हैं। तो वे अपने घर जाने की बजाय बागेश्वर पहुंच गए और लोगों के बीच उस स्थान पर बैठ गए जहां गांधी जी भाषण दे रहे थे। इन्हें देखकर भाषण के दौरान गांधी जी कह बैठे, मुझे डराने के लिए यह आदमी टोप पहने बैठा है। टोप माने अंग्रेजी टोप पहन के बैठा हुआ है। तो गांधी जी ने कहा कि मुझे डराने के लिए यह आदमी टोप पहन के बैठा है, टोप पहने बैठा है। हवलदार चंद्र सिंह ने अपने स्थान पर खड़े होकर कहा, यदि गांधी जी मुझे टोपी पहना दे तो मैं यह हैट उतार दूंगा। और गांधी जी ने उन्हें गांधी टोपी पहना दी। तभी से वे गांधी जी की विचारधारा के समर्थक हो गए और भारत की स्वतंत्रता की कामना करने लगे। सीमांत गांधी के नाम से विख्यात खान अब्दुल गफार के नेतृत्व में उत्तर पश्चिम प्रांत में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। 23 अप्रैल 1930 को पेशावर में प्रदर्शन और सत्याग्रह करने की योजना बनी। तो इम्पोर्टेंट जो डेट है वो ये है कि 23 अप्रैल 1930 को पेशावर में प्रदर्शन और सत्याग्रह करने की योजना बनी। अंग्रेज सरकार पठानों के इस आंदोलन को किसी भी कीमत पर रोकने के लिए कटिबद्ध थी। किसको रोकना है? किसी भी प्रकार से इन अफगानों का आंदोलन। उसने वहां गढ़वाल राइफल्स की यूनिट 2/18 को तैनात कर लिया। तो दूसरा ये है गढ़वाल राइफल्स की यूनिट 2/18 को तैनात कर लिया। 23 अप्रैल 1930 को पेशावर में किस्सा खासी बाजार में पुलिस चौकी के सामने ईसाई बाग में हजारों पठान जमा हुए। उनके बीच राष्ट्रीय ध्वज लहरा रहा था।
गढ़वाल राइफल्स के सिपाही पठानों के सामने खड़े हुए थे। ब्रिटिश कप्तान ने अहिंसक प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर हो जाने के लिए कहा, लेकिन उनका प्रदर्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इस पर वो आवेश में चिल्लाया कि गढ़वाली 3 राउंड्स फायर। अंग्रेज ने कहा गढ़वाली को, वीरचंद सिंह गढ़वाली को, कि 3 राउंड्स फायर गढ़वाली, लेकिन गढ़वाल राइफल्स के सिपाहियों ने ऐसा करने से मना कर दिया। इस टुकड़े के नायक थे वीरचंद सिंह गढ़वाली। तो इसमें 2-3 पॉइंट ये है कि एक तो यह है कि 23 अप्रैल 1930 को पेशावर कांड हुआ था। तो ये इसकी डेट भी इम्पोर्टेंट है कि कई बार ये पूछा जाता है कि पेशावर कांड कब हुआ था, तो 23 अप्रैल 1930 को। और दूसरा, इसमें कौन सी यूनिट थी, तो यूनिट थी ये गढ़वाल राइफल्स की, और कितनी थी, 2/18, ये भी पूछा गया है। तो ये दोनों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि कई बार पेपरों में आ रहे हैं। आगे चलते हैं। कमांडर की अवज्ञा के जुर्म में जब वीरचंद सिंह कमांडर की बात नहीं मानी फायर करने की, तो चंद सिंह गढ़वाली और उनके साथियों सहित गिरफ्तार कर लिया गया उनको। बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने इन बागियों का मुकदमा लड़ा। जो मुकुंदी लाल थे, उन्होंने इनका मुकदमा इस तरीके से लड़ा कि उन्हें मौत के स्थान पर आजीवन कारावास की सजा हुई। उनकी सारी जमीन जायदाद भी जब्त कर ली गई। भिन्न जेलों में ये 11 वर्ष 3 महीने 18 दिन की लंबी अवधि बिताने के बाद वे अंततः 1941 में जेल से रिहा हुआ। जेल के दौरान अनेक राष्ट्रीय नेताओं के संपर्क में आए। 1946 में वे अपने गांव लौटे और सन 1950 में ध्रुवपुर गांव कोटद्वार में बस गए। लंबी बीमारी के बाद 1 अक्टूबर 1979 को दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में इनका निधन हो गया था। तो 1 अक्टूबर 1979 को दिल्ली के राम मनोहर लोहिया में इनका देहांत हो गया था, ये मर गए थे। इम्पोर्टेंट डेट है 1 अक्टूबर 1979, ठीक है। राम मनोहर लोहिया अस्पताल में हो गया था। पेशावर कांड के नायक चंद्र सिंह गढ़वाली का नाम भारतीय इतिहास में अमर है और भारतीय डाक विभाग द्वारा इस स्वतंत्रता सेनानी के सम्मान में 1994 में एक डाक टिकट जारी किया गया था। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है कि इनके नाम पर कब डाक टिकट जारी हुआ था, तो ये 1994 को। तो ये कुछ फैक्ट हैं जो मैंने बताए हैं आपको पेशावर कांड चंद सिंह गढ़वाली के बारे में। कि एक तो ये है कि 25 दिसंबर 1891 में इनका जन्म रानीसेरा गाँव में हुआ था, क्योंकि थैली सेंट तहसील में है और गढ़वाल जनपद में स्थित है। फिर 23 अप्रैल 1930 को पेशावर कांड हुआ और इस पेशावर कांड में गढ़वाल राइफल्स की 2/18 यूनिट ने भाग लिया था। ये पूछा जाता है कई बार कि किसने भाग लिया था, तो ये गढ़वाल राइफल्स की 2/18 यूनिट ने भाग लिया था। और 1 अक्टूबर 90 उसके बाद ये कई साल जेल में भी रही और जेल से रिहा होने के बाद लंबी बीमारी के बाद 1 अक्टूबर 1979 को दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में इनका देहांत हो गया था। तो इन्होंने यानी अंतिम सांस कहाँ ली थी, राम मनोहर लोहिया अस्पताल में, ठीक है। उसके बाद है भारतीय डाक विभाग ने, जो पोस्ट ऑफिस है, भारतीय डाक विभाग ने इस स्वतंत्रता सेनानी के सम्मान में जो इसने अपने देश के लिए किया है, इसके सम्मान के लिए 1994 को 1994 में एक डाक टिकट जारी किया था। तो ये पेशावर कांड के नायक जो वीरचंद सिंह गढ़वाली जी हैं, उनके बारे में ये कुछ फैक्ट हैं। और इसके अतिरिक्त जो इनके जीवन में घटना घटी है वो ये है कि वो बैठे थे, गांधी जी आ रखे थे। गांधी जी ने कहा कि ये टोप पहने हुए बैठा आदमी है, तो रिजी टोप पहने हुए आदमी है, मुझे डराने के लिए आ रहा है। तो उसने कहा कि अगर आप मुझे अपना टोपी पहना दें तो मैं इस टोपी को हटा दूंगा। और इस घटना से वो काफ़ी प्रभावित हुए और गांधी जी के साथ स्वतंत्रता आंदोलन में सम्मिलित हो गए थे। तो ये वीरचंद सिंह गढ़वाली है और ये उत्तराखंड के ही नहीं पूरे भारत के महान स्वतंत्रता सेनानियों में इनका शुमार है।
अगला है सरदेव सुमन कब शहीद हुए। 1943 में हुए थे, 1942 में हुए थे, 1945 में हुए या 1944 में। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी पेपर में आ रहा है कि सरदेव सुमन जो थे वो शहीद कब हुए थे। तो सरदेव सुमन जो शहीद हुए थे वो हुए थे 1944 को। और कब हुए थे, डेट है 25 जुलाई 1944 को सरदेव सुमन शहीद हुए थे। 84 दिन की भूख हड़ताल के पश्चात सरदेव सुमन शहीद हुए। ठीक है, 25 जुलाई 1944 को 84 दिन की भूख हड़ताल के पश्चात सरदेव सुमन शहीद हुए थे। ठीक है, सरदेव सुमन का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 25 मई 1916 को टेरी की बमुरपट्टी के जौल गांव में। तो जन्म हुआ था इनका 25 मई 1916 को। ये इम्पोर्टेंट डेट है, इसको याद रखिए आप। 25 मई 1916 को टेरी की बमुरपट्टी के गाँव था जौल गांव में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इनके पिता हरि राम बडोनी वैद्य का कार्य करने के साथ साथ एक समाज सेवी थे। तो इनके जो पिता थे उनका नाम था हरि राम बडोनी। तो ये वैद्य का काम करने के साथ साथ एक समाज सेवी भी थे। सरदेव सुमन ने प्रारंभिक परीक्षा चंबा से उत्तीर्ण करने के पश्चात 1932 में टेरी मिडिल स्कूल से मिडिल परीक्षा पास कर देहरादून के हिंदू नेशनल स्कूल में अध्यापन कार्य शुरू किया था इन्होंने। बाद में 1934 में भूषण, 1935 में प्रभाकर, 1936 में हिंदी साहित्य सम्मेलन की विशारद तथा 1941 में साहित्य एवं राजनीति में साहित्य रत्न की परीक्षाएं इन्होंने उत्तीर्ण की थी सरदेव सुमन ने। नवयुवक सरदेव सुमन ने देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी थी। उन्होंने 1930 में सिर्फ 14 वर्ष की आयु में देहरादून आकर नमक सत्याग्रह में भाग लिया था। तो 1930 में ये 14 साल की आयु में देहरादून आए थे और नमक सत्याग्रह में इन्होंने भाग लिया था। पकड़े जाने पर उन्हें 15 दिन की जेल हुई थी। 1938 में इनका परिचय डॉक्टर जाकिर हुसैन काका कालेकर से हुआ। इसी वर्ष मई में श्रीनगर गढ़वाल में आयोजित राजनीतिक सम्मेलन में इन्होंने गढ़वाल के दोनों भाग्यों ब्रिटिश गढ़वाल तथा टेरी गढ़वाल और राज्य की अखंडता पर जोर देते हुए कहा, यदि गंगा हमारी माता होकर भी हमें आपस में मिलाने की वजह दो हिस्सों में बांटती है तो हम गंगा को काट देंगे। ये इनका इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है जो कई बार पूछा गया है कि यदि गंगा हमारी माता होकर भी हमें आपस में मिलाने की वजह दो हिस्सों में बांटती है तो हम गंगा को काट देंगे। ये स्टेटमेंट किसने कहा है? तो ये स्टेटमेंट कहा है सरदेव सुमन ने। इस सम्मेलन में सरदेव सुमन ने जवाहरलाल नेहरू और विजय लक्ष्मी पंडित को टेरी राज्य की अत्याचारी नीति से अवगत कराया। 23 जनवरी 1939 को देहरादून में टेरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना के पश्चात सरदेव सुमन ने इस संगठन को नई दिशा दी। टेरी राज्य प्रजामंडल इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि 23 जनवरी 1939 को टेरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई। ये पूछा गया है सवाल कि टेरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? तो 23 जनवरी 1939 को देहरादून में टेरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना के पश्चात सरदेव सुमन ने इस संगठन को नई दिशा दी। उनका विचार था कि यदि हमें मरना ही है तो अपने सिद्धांतों और विश्वासों की सार्वजनिक घोषणा करते हुए मरना श्रेष्ठ है।
फरवरी 1939 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लुधियाना पंजाब में आयोजित अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद के अधिवेशन में श्रीदेव सुमन ने प्रजामंडल के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। उन्होंने इस अधिवेशन में लोक परिषद की स्थायी समिति में हिमालयी प्रांतीय देसी राज्यों के प्रतिनिधि के रूप में पहाड़ी रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाला सच्चा प्रतिनिधि माना गया। वे सन 1942 में प्रजामंडल की सफलता के लिए सेवाग्राम वर्धा में महात्मा गांधी के पास गए। वापस आकर 30 अप्रैल 1942 को टेरी पहुंचे। ऋषिकेश में मुन्नी की रेती से पुलिस उनके पीछे चल रही थी और 9 मई को पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। 2 दिन हिरासत में रखने के पश्चात उन्हें फिर मुन्नी की रेती वापस भेज दिया गया। 1 जुलाई 1942 को उन्होंने पुनः राज्य में प्रवेश किया तो पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करके कुछ दिन हिरासत में रखने के बाद पुनः राज्य की सीमा से बाहर निकाल दिया। श्रीदेव सुमन के लिए सामंती शासन के विरुद्ध लड़ना और मरना जीवन का उद्देश्य बन गया था। वे अक्सर कहा करते थे, मैं अपने प्राण दे दूंगा किंतु टेरी राज्य के नागरिक अधिकारों को सामंती शासन के पंजे से कुचलने नहीं दूंगा। ये इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है कि मैं अपने प्राण दे दूंगा किंतु टेरी राज्य के नागरिक अधिकारों को सामंती शासन के पंजे से कुचलने नहीं दूंगा। 27 दिसंबर 1943 को जब उन्होंने टेरी में प्रवेश के लिए यात्रा प्रारंभ की तो उन्हें चंबा में रोक दिया गया और 30 दिसंबर 1943 को उन्हें टेरी कारागार में बंद कर भीषण यातनाएं दी गई। 30 दिसंबर 1943 को टेरी कारागार में बंद करके उन्हें भीषण यातनाएं दी गई। उन्हें डराया धमकाया गया और माफ़ी मांगने के लिए बाध्य किया गया किंतु सुमन ने उत्तर दिया था कि तुम मुझे तोड़ सकते हो, मोड़ नहीं सकते। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है और पेपर में आ भी रखा है कि तुम मुझे तोड़ सकते हो, मोड़ नहीं सकते। ये स्टेटमेंट किसने दिया था या ये कथन किसका है? तो ये श्रीदेव सुमन का कथन है कि तुम मुझे तोड़ सकते हो, मोड़ नहीं सकते, मेरे हौसलों को तुम बदल नहीं सकते या जो मेरी सोच है उसको बदल नहीं सकते। 21 फरवरी 1944 को श्रीदेव सुमन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया और किसी भी वकील को उनकी पैरवी करने की स्वीकृति नहीं दी गई। उन्होंने अपने ऊपर लगे झूठे आरोपों की खिलाफत की। उन्होंने कहा कि सत्य और अहिंसा के सिद्धांत पर विश्वास होने के कारण मैं किसी के प्रति घृणा और द्वेष का भाव नहीं रखता। 29 फरवरी 1944 को उन्होंने जेल कर्मचारी के दुर्व्यवहार के विरोध में अनशन प्रारंभ किया और 3 मांगे राजा के पास भेजी। प्रजामंडल को मान्यता दे, पहली है प्रजामंडल को मान्यता दे, मुझे पत्र व्यवहार करने की स्वतंत्रता दी जाए, मुझे लेटर लिखने की स्वतंत्रता दी जाए और मेरे विरुद्ध झूठे उपकरणों की अपील राजा स्वयं सुने। उन्होंने यह भी कहा कि यदि मुझे 15 दिन में इन मांगों का उत्तर न मिला तो मैं आमरण अनशन प्रारंभ कर दूंगा। तो 3 मांगे कौन कौन सी थी? 3 तो एक थी कि प्रजामंडल को मान्यता दी जाए, दूसरा मुझे पत्र व्यवहार करने की स्वतंत्रता दी जाए और तीसरा मेरे विरुद्ध झूठे मुकदमों की अपील राजा स्वयं सुने। उन्होंने यह भी कहा कि यदि मुझे 15 दिन में ना मिले तो आमरण सर पर चले जाऊंगा। 15 दिन तक उत्तर न मिलने पर श्रीदेव सुमन ने 3 मई 1944 से अपना ऐतिहासिक आमरण प्रारंभ किया था। तो ऐतिहासिक आमरण कब प्रारंभ किया था? 3 मई 1944 को। 11 जुलाई तक उनका स्वास्थ्य चिंताजनक हो गया था और कहा गया कि यदि भूख हड़ताल तोड़ दी तो आपको मुक्त कर दिया जाएगा, लेकिन श्रीदेव सुमन ने अपना अनशन तोड़ने से इनकार कर दिया। फलस्वरूप टेरी की स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाला यह महान योद्धा अंततः 25 जुलाई 1944 को 84 दिन की भूख हड़ताल के पश्चात शहीद हो गया। तो ये कुछ स्टेट प्रमुख फैक्ट हैं श्रीदेव सुमन के बारे में कि जो उनसे संबंधित है कि एक तो 25 मई 1916 को टेरी गढ़वाल के जौल गांव में इनका जन्म हुआ था। पिता का नाम था इनके हरिराम बड़ोनी, ये वैद्य थे। उसके बाद है 1939 में 23 जनवरी 1939 में देहरादून में टेरी राज्य प्रजामंडल की इन्होंने स्थापना की थी। इसी से संबंधित इनका जो फैक्ट है, जो स्टेटमेंट है इन्होंने कही है कि ये भी पूछा जा सकता है या पूछा गया है कि मैं अपने प्राण दे दूंगा किंतु टेरी राज्य के नागरिक अधिकारों की
सामंती शासन के पंजे से कुचलने नहीं दूंगा। ये स्टेटमेंट किसने कहा है? तो ये स्टेटमेंट भी कहा है हमारे सरदेव सुमन ने कि मैं अपने प्राण दे दूंगा, मैं अपने प्राण दे दूंगा, किंतु टेरी राज्य के नागरिक अधिकारों को सामंती शासन के पंजे से कुचलने नहीं दूंगा। ठीक है। इसके बाद इनका जो प्रमुख स्टेटमेंट है, जो कई बार पेपरों में पूछा गया है, वो है कि सुमन ने तुम मुझे तोड़ सकते हो, मोड़ नहीं सकते। ये भी समूह के पेपर में कई बार पूछा गया है कि तुम मुझे तोड़ सकते हो, मोड़ नहीं सकते। ये स्टेटमेंट किसने दिया है? तो ये स्टेटमेंट भी सरदेव सुमन ने दिया है। इसके बाद एक और चीज़ है कि इन्होंने जो भूख हड़ताल की थी, उसके बाद ये कब शहीद हुए थे और कब से इन्होंने ये ऐतिहासिक भूख हड़ताल की थी? तो जो ये ऐतिहासिक जो भूख हड़ताल थी, ये 3 मई 1944 से इनकी शुरू हुई थी और 11 जुलाई तक इनका जो स्वास्थ्य था वो चरमरा गया था और अंत में 25 जुलाई 1944 को 84 दिन की भूख हड़ताल के अपने आप में रिकॉर्ड है टेरी के इतिहास का या किसी भी इतिहास का कि इतनी लंबी भूख हड़ताल करने के बाद शहीद हो गए थे। और आज भी टेरी जिले में सरदेव सुमन के का अवकाश दिया जाता है। सरदेव सुमन। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है इस अंक के, जो समूह गौ हो गया, समूह गौ की जो आने वाली जो विज्ञप्ति है, चाहे पुलिस कांस्टेबल हो, पटवारी हो, लेखपाल हो या वन आरक्षी हो या कोई भी, इसके बाद जो भी उत्तराखंड की जो और विज्ञप्ति आएंगी उनमें पूछे जाने वाले ये कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं और जो पूछे गए हैं, और आगे भी हम इस प्रकार का अंक आपको देते रहेंगे। आज के लिए धन्यवाद।